दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल शरद सरन साहब। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में लखनऊ को गौरव बना था कि वो क्राइम कैपिटल ऑफ लखनऊ बनी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में लखनऊ को एक उपलब्धि हासिल हुई। 2023 के जो आंकड़े एनसीआरबी में जारी किए हैं उसमें गाजियाबाद को पीछे छोड़ते हुए, ध्यान दीजिएगा, गाजियाबाद को पीछे छोड़ते हुए लखनऊ क्राइम कैपिटल बन गई है। इस पर मीडिया सवाल तो पूछेगा नहीं साहब, मीडिया तो ये बताएगा कि वो आंकड़ों को पेश करके बताएगा कि कैसे योगी जी का उत्तर प्रदेश में कानून का राज होता है। श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप किसी 5 स्टार होटल में बैठेंगी, तीन तीन पुराने डीजीपी आएंगे और योगी जी का डंका बजाएंगे। लेकिन फिलहाल डंका बजा है, किसका बजा है मैं बताता हूं। कल रात को उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित, हमेशा मीडिया के अति प्रिय, तमाम तरह की उनकी फोटोज आती है। आजकल वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह दिखना चाहते हैं। आरएसएस से है नहीं, लेकिन अब चूंकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो आरएसएस की परेड में शामिल होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की। तो ब्रजेश पाठक के यहाँ एक स्टाफ है, रविंद्र शुक्ला जी। शुक्ला जी लोगों की बड़ी मदद करते हैं, कोई भी उनके यहाँ जाता, पाठक जी के यहाँ इलाज के लिए, तो शुक्ला जी लगातार फॉलोअप करते हैं। बड़ा उनकी इमेज बड़ी अच्छी है सबके मरीजों के। कोई केजीएम में एडमिट है, काम नहीं हो रहा है, कोई लाम मनोहर लोहिया में एडमिट है, काम नहीं हो रहा है, तो वो अगर सूचना पहुंच जाती है उप मुख्यमंत्री के ऑफिस में तो रविंद्र शुक्ला उसका फॉलोअप करते हैं, उसको सही इलाज दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन कल रविंद्र शुक्ला जी का इलाज उत्तर प्रदेश के कुछ मनबड़ गुंडों ने कर दिया। जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है, रविंदर शुक्ला जी, उनको पता नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कल रात को अपनी बेटी के साथ वो लखनऊ में गोमती नगर विस्तार की तरफ जा रहे थे, पीछे से एक साहब नशे में आए, उन्होंने उनकी गाड़ी की टक्कर मार दी। अब शुक्ला जी ने क्या किया, जब टक्कर मार के भागने लगे उस गाड़ी पीछे पीछे चले गए। वो बंदा जो नशे में था वो अपनी गाड़ी घर पे रुका और इनसे बहस करने लग गया। तब तक उसके बेटे भी आ गए। लोग बताते हैं कि घर के अंदर से वो साहब जो उस वक्त नशे में चूर थे वो रॉड लेके आते हैं और उन्होंने रविंदर शुक्ला का मार के सर भी फोड़ दिया। लहलुहान उनकी फोटो दैनिक भास्कर में लगी हुई है। घटना को बीते अब लगभग मैं कहूंगा 18 घंटे हो गए। कल शाम को 9 बजे की घटना है और पुलिस का वही बयान है कि भाई एफआईआर लिखी जा रही है। दैनिक भास्कर की माने, दैनिक भास्कर लिख रहा है, क्योंकि देखिए दैनिक भास्कर लिख रहा है कि ये जो पीटने वाला आरोपी है शायद क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर है। तो कर्नल शरद सरन जी, आप लोग गुंडों की सरकार चलाते थे, जनता ने आप लोग को सत्ता से बाहर कर दिया। अब इस सरकार में आपका क्या कहना है? ये जो उपलब्धि हासिल हुई, ये उपलब्धि तो लखनऊ को आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में नहीं थी, 2012 से 2017 तक, कि उत्तर प्रदेश की क्राइम कैपिटल भी लखनऊ बन गई हो। पाठक जी, पहली बात तो बहुत बहुत आपको जय हिंद, आपके दर्शकों को जय हिंद। आपने अपनी पटल पे हमें अपनी बात रखने का मौका दिया और जिस तरीके से समसामयिक और सामाजिक चर्चाओं को आप लगातार पटल पे रखते हैं, उसका चिंतन मनन कर रहे हैं। हम में से भी बहुत से लोग अब ये मानते हैं कि अब यूट्यूब में ही वही ताकत बची है जो स्वतंत्र पत्रकारिता का लोगों को मौका दे सकती है। बड़े चैनल तो टोटली पूंजीवाद की गिरफ्त में हैं और सब सिस्टमाइज्ड हो चुका है। अब लोगों के पास आवाज नहीं बची। सरकारें जो चाहती हैं बस वही उनको बोलना पड़ता है। उनको पूरी पटकथा स्क्रिप्ट पूरी टेबल पे मिलती है, सिर्फ उनको बोलना होता है। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस मुद्दे पे आपने बात रखी है, इसके राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य हैं, इसके कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य हैं, एक मार्मिक पक्ष भी है। हम सब कहीं ना कहीं जनसाधारण लोअर मिडिल क्लास परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें भी कोई गुरेज नहीं। आप कल्पना कीजिए, हमारे आपके परिवारों में कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी बिटिया को या बच्चे को गाड़ी में लेके बाजार जा रहा हो घर से, या घर वापस आ रहा हो, और रास्ते में इस तरीके की हमारे और आपके साथ घटना हो जाए। मारपीट हो सकती है, एक बार टूट फूट हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है,
जान माल की हानि हो सकती है, उसके अपने परिप्रेक्ष्य, लेकिन अपने बच्चे के सामने किसी पिता का इस तरीके से बेइज्जत होना, मुझे लगता है कि वो बिटिया अभी पूरे जीवन उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को कभी नहीं भूल पाएगी अपने जीवन में, जिस तरीके से उसके पिता को पीटा गया है। और कल्पना करिए कि वही बच्चा और उसके जो क्लासमेट्स हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो ये जानते होंगे कि हमारे जो पापा हैं, शुक्ला जी हैं, वो उप मुख्यमंत्री के स्टाफ में काम करते हैं और सरकार में कोई भी काम हो, एक कॉल पे होता है। और मैंने भी कई पत्रकार साथियों से सुना है कि जिनको राम मनोहर लोहिया में, केजीएमसी में और इन सब जगह बलरामपुर हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मरीज को मिलता है, बेड नहीं मिलता है, तो शुक्ला जी लोगों की मदद करते हैं, गरीब आदमी को बेड दिलाते हैं, पेशेंट्स को एडमिट कराते हैं। कल्पना कीजिए उस बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा होगा। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल लगातार जनरेशन ज़ी पे बातें चलती हैं। जो बच्चे देखेंगे उस पे मनोवैज्ञानिक गहरा असर पड़ता है उन और अगर हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, तो आगे भविष्य की जो पुरानी राजनीति का हैंगओवर नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा दिन अपने साथ नहीं ले पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका सामाजिक पहलू। अगर अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में और गोमती नगर विस्तार जैसे पॉश एरिया में उप मुख्यमंत्री के और वो भी सवर्ण राजनीति के बड़े-बड़े शूरवीर पाठक जी, जिनको ब्राह्मण नेतृत्व का शूरवीर ही कहा जा रहा है या प्रोजेक्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उनके स्टाफ का एक सवर्ण उच्च वर्गीय व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, शहर की अरे सर, राजधानी में अब रात में 9 बजे पीटा सर जाता है। दो लोगों की मारपीट आ रही, इसमें जाति कहाँ से आ गई? नहीं, मैं बात देखिए, हम लोग इसी समाज से आते हैं, ये हमें हाँ, स्वीकारना होगा और मैं ये कह रहा हूँ जो सक्षम समाज है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सक्षम समाज का व्यक्ति अगर राजधानी में पिटता है, तो जिस प्रकार एक जिला मुख्यालय या किसी गाँव और राजधानी में फ़र्क है, मैं तो ये भी कहूँगा एक सक्षम व्यक्ति और अगर राजधानी में इस तरीके से पिटता है रात के 9 बजे, तो आप कल्पना कीजिए कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी? और नहीं सर, कानून सवाल व्यवस्था ये उठता है कि मेरा, आप तो चूंकि आर्मी में रहे हैं, जी, इतना रिस्पांस टाइम अगर आर्मी लेने लगे, बॉर्डर पे अटैक होता है तो क्या आर्मी 9-9 घंटे का, 10-10 घंटे का टाइम लेती है? नहीं देखिए, बहुत बहुत मौजूद सवाल किया आपने। अब मैं कुछ कंपेयर करूँगा तो आप कहेंगे कि अपनी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल करिए, सबसे क्योंकि भाई आप लोग तो आर्मी वाले तो लॉ एंड ऑर्डर भी संभाले हैं जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों तक, कई जगह आप लोगों को देखिए पोस्ट भी किया जाता है। देखिए हम और आप जिन संस्कारों और मूल्यों में पले हैं, शिक्षा और दीक्षा का क्या महत्व है हम और आप पाठक जी दोनों जानते हैं। बाल बच्चों की शिक्षा के लिए गरीब आदमी भी अपना पेट काट के आधी रोटी खा के भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि उससे बेहतर जीवन उसकी अगली पीढ़ी को मिले। जब आप राजनीति में आएँगे, तो जो पूरे समाज के ठेकेदार हैं, अगर आप उनकी शिक्षा नहीं देखेंगे और उनमें बाकी चीज़ों को देखेंगे, तो ये स्थितियाँ आएँगी। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ समझिए। मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, एकमात्र चीफ मिनिस्टर स्तर के नेता थे, जिन्होंने अपने बेटे को मिलिट्री स्कूल में भेजा, जहाँ का रूटीन इतना टफ है कि आम घर का बच्चा स्कूल छोड़ के भाग आएगा 15 दिन में। उन्होंने मिलिट्री स्कूल में पढ़ाया, उनमें एक उच्च संस्कार और डिसिप्लिन पैदा हुआ और आगे चल के वो मैसूर में उन्होंने इंजीनियरिंग किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? उनको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिला इंफ्रास्ट्रक्चर का, लॉ एंड ऑर्डर का, इकोसिस्टम का, डेवलपमेंट का। आपको याद होगा, उन्होंने एम्बुलेंस के लिए 10 मिनट का समय मुकर्रर किया था। आप अपने मोबाइल से कॉल करिए, 10 मिनट में आपके दरवाजे पे इमरजेंसी में एम्बुलेंस पहुँचेगी और आप 100 डायल करेंगे, 10 मिनट में मोटरसाइकिल पे 2 पुलिस वाले आपके दरवाजे पे होंगे, आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा। और थाना कितना डरावना है, हमारे और आपके लिए भी, हम पढ़े-लिखे लोग हैं। गाँव का आदमी तो आप जानते हैं पाठक जी, थाने के नाम से ही डरता है कि पुलिस वाले कहीं गाली-गलौज ना कर दें, कहीं उल्टा उसको ना पीट दें। 10 मिनट में डोर पे सर्विस, एम्बुलेंस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज़ और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस सर्विसेज़। मुझे लगता है अगर मेरी याददाश्त ठीक है, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में पहली बार अगर किसी ने किया था, तो अखिलेश यादव जी ने किया था। ये फ़र्क है शिक्षा और दीक्षा का। आप कल्पना कीजिए
गोमती नगर विस्तार में उप मुख्यमंत्री के स्टाफ के एक ऑफिसर की पिटाई होती है और अभी लगभग 18 घंटे हो गए। कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि अपराधी चिन्हित हुए हैं, उनकी कोई फोटो बनी हुई है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई है और अलग-अलग स्पॉट्स में उनको लोग ढूंढ भी रहे हैं। कम से कम मुझे नहीं नहीं नहीं, पता। मैं शरद जी, मैंने बहुत सी मीडिया रिपोर्ट को खंगाला तो पता चला जी, दोनों लोग एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। जब एक ही मोहल्ले में रहने वाले तो नाम पता तो होगा। एफआईआर अब मैं कुछ एफआईआर रजिस्टर हुई है कि नहीं हुई, ये भी अब एक गोमती नगर विस्तार के एसओ ने तमाम मीडिया वालों से बात की, वो उसके हिसाब से जांच अभी चल रही है। तो फिर जांच तो चल रही है पाठक जी सर। मुद्दा अलग है। फिर तो पाठक जी मुद्दे की डायरेक्शन ही चेंज कर दिया आपने। अब मुझे लग रहा है कि जो लोगों ने मारपीट की है, या हाँ। तो वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस से डरते नहीं, उनके ऊपर कोई डर नहीं है, और या फिर कानून व्यवस्था और जो पुलिस है वो उन्हीं की पानी भरती है। तो नहीं, हो सकता है ये मसला सिंह सरकार वाला हो। दैनिक भास्कर ने तो सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आरोपी संभवतः क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर है। इस पे पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी सवाल पूछा है। अब चूंकि हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है तो हम नहीं बता बोल सकते हैं कि कौन था कौन नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि सब राजधानी लखनऊ में जब कोई घटना हो रही है और उनकी तस्वीर, यूट्यूब की गाइडलाइन ऐसी है कि मैं लगा नहीं सकता, सर से खून आते हुए फोटो है पूरी, यूट्यूब की जितनी बंदिशें हैं वो हम लोग क्या बताएं आपको। सवाल वही उठता है ना फिर तो इसमें कि और एक परिपेक्ष है। आप जब लखनऊ में सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में तो बाकी जगह सुरक्षा का क्या दावा करती है सरकार? नहीं नहीं पाठक जी, मसला सिर्फ सुरक्षा का नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने जो जाति की बात की थी ना, मसला वह भी है। ये उत्तर प्रदेश है। यूपी बिहार जैसे काओ बेल्ट के एरियाज में हमारा आपका परिचय संपूर्ण नहीं होता है जब तक हमारी जाति ना पता हो। और मैं आपसे फिर तो दावे के साथ कह सकता हूं, आप जब इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे लोगों को अपनी जाति पे बहुत गर्व है, लोगों को अपने जाति के अपराधियों पे भी गर्व है, और लोगों को स्वजातियों के कोई भी अपराध दिखते नहीं है इस प्रदेश में, तो हो सकता है मारने वाला भी स्वजाति निकले। नहीं, और मैं समझता हूँ। हमको तो लगता है इस मामले में न्याय तभी मिलेगा जब आपके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे। लगता है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के स्टाफ को न्याय मिलेगा, क्योंकि आजकल एक न्याय बात से मिलने तो की गारंटी क्या है कि अगर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, जैसे गोरखपुर में किसी सज्जन की गाय की कुछ लोगों ने पीट पीट कर जान ले ली थी, तो उसमें उसमें कल उन्होंने ट्वीट किया तो आज सुनने में आया कुछ लोगों पे एफआईआर हुई है। तो या तो इंतजार किया जाए, अखिलेश यादव जी ट्वीट कर दें तो शायद उप मुख्यमंत्री रविंद्र शुक्ला के मामले में पुलिस थोड़ा नींद से जगे, क्योंकि ब्रजेश पाठक कमाल की बात। मैं सवाल है कि सरकार में आदमी किसका भाई, जब उप मुख्यमंत्री के साथ रहने वाला आदमी उसके ऊपर, और जी, अभी ये जानकारी नहीं है कि वो सचिवालय सेवा थे या प्राइवेट स्टाफ थे, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए पाठक हालात, जी, एक मेरा तो कहना यह है कि भाई आप परसेप्शन क्या बना रहे हैं, आप परसेप्शन क्या पाठक जी बना रहे हैं? पिछले 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो उत्तर प्रदेश में पैटर्न है, हमने फौज से जो सीखा है, फौज की ताकत, फौज की पहचान, फौज का काम करने का तरीका उसके कमांडर के टेम्परामेंट से, नेचर से, कंडक्ट से, पर्सनैलिटी से तय होता है। जैसा आपका नायक होगा, सेना का वैसा कलर होगा। और पिछले 9 साल से जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, उसके बाद आप ये मत कहिए कि अखिलेश यादव जी के ट्वीट से फर्क आया है। आपको मैं 2-3 उदाहरण के नहीं साथ नहीं, इसका अखिलेश परिप्रेक्ष्य यादव जी बताऊँ। जब ट्वीट कर देते हैं तो हाँ, कार्रवाई नहीं हो मैं जाती बताता हूँ। है। अरे वही मैं 2-3 परिप्रेक्ष्य बताता हूँ। गाजीपुर जी, में एक भाजपा के कार्यकर्ता की थाने में हुई हुँ, पिटाई से जान चली जाती है, अखिलेश जी उसको ट्वीट कर देते हैं, तुरंत थाना सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होता है, तो सस्पेंड होता है। ज़्यादा दूर क्यों जाएँगे? थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, आपको याद होगा। एक पत्रकार के साथ शोषण हुआ था, उसकी एफआईआर तक नहीं लखनऊ में दर्ज हो रही थी, और महिला उन्होंने प्रेस पत्रकार, हाँ, कॉन्फ्रेंस हम थे उस पत्रकार वार्ता में, था मैं। जी, जी, आप थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस उन्होंने 2 लाइन बोली और पत्रकार की हम्म, कम से कम एफआईआर दर्ज हुई। उसके अलावा आप देख लीजिए सुल्तानपुर वाला वो जो किस्सा, जो सुनार हम्म, की ज्वेलरी की दुकान पे लूट हुई थी, किस हम्म, तरीके से एक टाँग पे जो हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, और उसके हम्म, 3 दिन बाद क्या हुआ? 3 दिन के बाद एक बिटिया आई, उस पे हम्म, लोगों के पोर्टल पे
और उन्होंने बोला कि पहले एक यादव लड़के का एनकाउंटर हुआ है, जब सरकार की बदनामी हुई तो क्योंकि हम लोग राजपूत परिवार से हैं, तो मेरे भाई को भी मार दिया गया, ताकि नहीं उत्तर ये प्रदेश बात सरकार का ये परसेप्शन ना बने कि हम लोग राजपूतों को सपोर्ट करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार पटल पे कहा है कि एक गलत एनकाउंटर की दवाई उत्तर प्रदेश में दूसरा एनकाउंटर बन गई उस केस में, कि उन्होंने उस नैरेटिव को ना बनने पाए तो उन्होंने एक ठाकुर परिवार के लड़के को भी मार दिया इसी तरह से। अब वो खैर जांच का विषय है, लेकिन वो जांचें तभी हो पाएंगी पाठक जी जब सरकारें बदलेंगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी। और आप इससे तो सहमत हैं कि सरकारी कागज और फाइल अनिश्चितकालीन के लिए होता है। हम और आप नश्वर हो सकते हैं, फाइल और कागज नश्वर नहीं होता है, वो वहीं रहता है, उसी जिल्द में, उसी अलमारी में रहता है। तो ये सब लोग भुगतेंगे। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर 18 घंटे में चिन्हित नहीं हो पा रहा है अपराधी और गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, जहां पे 1 घंटे में टांग में गोली मारने की काबिलियत एसटीएफ रखती है, तो इसका मतलब एसटीएफ को आदेश होगा कि आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। लोकल पुलिस को आदेश होगा। और मैं समझता हूँ वहां पे जो इंस्पेक्टर साहब है वो भी कोई अवस्थी जी है, वो भी बेचारे बहुत दबाव में होंगे कि ढूंढना तो है लेकिन टॉर्च में बैटरी नहीं डालनी है। अगर मोटरसाइकिल से गली में ढूंढने भी जाते हैं तो आंख बंद करके ढूंढना है। ये उनको निर्देश अब तक मिल गए होंगे। नहीं, 18 घंटे में राजधानी में अपराधी चिन्हित ना हो पाना, मुझे तो लगता है अब तक तो थानों में उसकी फोटो और पोस्टर और सोशल मीडिया पे आ गया होता। लेकिन एक एक प्रश्न और उठाना चाहूंगा मैं पाठक जी, ये ब्रजेश पाठक जी के लिए फिर लोग क्यों कहते हैं कि वो ब्राह्मणों के शिरोमणि है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों के सर्व सर्व सबसे बड़े सबसे मजबूत भाजपा में नेता है। और अगर मैं आपको याद दिला दूं, जितना मुझे पता है, 80 साल की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति की इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं रही कि अगर आपसे एक नेता पूछा जाए कि ब्राह्मणों की आवाज उठाने वाला कोई नेता है, इससे अच्छे तो नेता विपक्ष में रहे हैं ब्राह्मणों के, जो सरकार में ना रह के अपना काम करा लेते थे। क्या आज ये स्थिति आ गई है कि ब्राह्मणों को अखिलेश यादव जी से निवेदन करना पड़ेगा कि शुक्ला जी की मदद हो जाए, उन शुक्ला जी नहीं की नहीं जो उप मुख्यमंत्री कार्यालय में है? मुझे लगता है कि नहीं ब्राह्मण समाज को भी चिंतन करना होगा। देखिए, ये बात ब्राह्मण समाज की नहीं है, बात तो भाई हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। और ब्रजेश पाठक कितने बड़े नेता है, मैं तो चूंकि पत्रकार हूँ, आंकड़ों में ज्यादा भरोसा रखता हूँ। ब्रजेश पाठक इतनी लोकप्रिय तो अपनी सीट बदल के क्यों चले गए? 2022 में लखनऊ मध्य की सीट छोड़कर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए लखनऊ में एक सीट है, लखनऊ कैंट, 2 सीटें इनकी गढ़ मानी जाती हैं। वो उसमें ये सबसे बड़ा पाठक गढ़ है जी, लखनऊ पूर्वी और दूसरा लखनऊ कैंट। लखनऊ कैंट में एक बार ये हारे थे 2012 में, तो वहां पाठ, से लड़े हैं। क्यों मध्य छोड़ के चले गए? इतने ही पॉपुलर थे, पाठक जी, सीट पे चले गए। देखिए, मैं आप किसी को पाठक जी से पत्रकारों को काम कुछ करना नहीं है तो बता देंगे ब्राह्मणों के नेता हैं। पहली बात तो ब्रजेश पाठक 2017 में भाजपा में आए, भाजपा बनी 1980 में, पार्टी के बनने के 37 साल बाद तो भाजपा के सदस्य बने। तो ये कैसे ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हो गए मैं भारतीय एक बात जनता से भी पार्टी? सहमत नहीं हूँ आपके, मैं आपकी किसी बात हाँ, से सहमत नहीं हूँ पाठक जी। अरे आप मत सहमत हुई, लेकिन मेरा काम है कि जो मैं बहुत फैक्ट है वो विवेक जनता के के साथ, सामने बता दूं। अगर अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं भेज दूंगा। काली टोपी पहनते हैं, खाकी पैंट पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, लाठी लेके चलते हैं। आपको सर ये उनका बताइए, बैकग्राउंड नहीं पता है। आप ब्रजेश अगर बोल पाठक रहे जी हैं कि ने वो बसपा से आए हैं, ब्रजेश पाठक जी ने मतलब कांग्रेस के हरिशंकर तिवारी की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी लखनऊ में। कांग्रेस में रहे, बाद में बसपा में चले गए और बसपा से चले गए भाजपा में। और चर्चा तो बड़ी जबरदस्त थी 2022 में कि ये सपा भी ज्वाइन करने वाले थे, कुछ कारणों की वजह से इनकी ज्वाइनिंग रुक गई, जो हमारे पास सूचना है। आप तो क्या जानना और चाहते हैं, ये सच जानना चाहते हैं? अब बताइए ना, संघ से आप जुड़े हुए सच तो जानना केशव चाहते हैं? मौर्य भी हैं। केशव जी, मौर्य तो भाई संघ से जुड़े तो योगी जी भी नहीं है, योगी जी भी तो जी। मठ से आए हैं, हिंदू वानी से आए हैं। जो आप पुराने संघ पाठक के जी लोग। सच सुनना चाहते हैं? हाँ बताइए, सुनाइए आप। कौन सा वाला सच सुनना चाहते हैं, जो कल टीवी पे चल रहा था या जो पिछले 20 साल का है? नहीं नहीं, आप जो भी सच बताइए, हम तो चाहते हैं कि दर्शकों को सच का, हमारा दर्शक सही जानकारी रखे, उसके बाद अपने विवेक से निर्णय ले।
देखिए, पाठक जी ने कल व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट, लाठी और काली टोपी पहनी ही इसलिए थी कि वो पिछले 20 साल के इतिहास से मुक्त होना चाहते हैं। नहीं, आप ये बताइए, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उन्होंने हाता में कितनी हाजिरी दी है और कैसे उँगली पकड़ के उनको चेहरा बनाया गया है, किन-किन के सहारे से बढ़े हैं। क्या वो दोबारा हाता में गए भी हैं एक बार भी? उनकी दीवार गिराई गई है, गली चौड़ी करी गई है, लोगों को जेल में भरा गया है। क्या एक बार भी उनके परिवार से जाके मिले? है ना ब्राह्मण शिरोमणि? और नहीं, बसपा छोड़ ब्राह्मण के जिस तरह से ब्राह्मण शिरोमणि कुछ लोग कहते होंगे सर। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं समाज की बात ही नहीं कर रहा। जो उनकी पोस्चरिंग करते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं कि ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता ब्रजेश पाठक जी हैं, मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। सैटारिकल नहीं है, सर, आप ये सार्कास्टिक बताइए ना, मोड में कह रहा हूँ। अगर भाजपा के पास कोई ब्राह्मण शिरोमणि होता तो प्रधानमंत्री मोदी की कंस्टिट्यूएंसी में ब्राह्मण बड़ी संख्या में, वहां कैसे मोदी पिछड़ गए? बलिया में बड़ी संख्या में ब्राह्मण है, वहां कैसे समाजवादी पार्टी जीत जाती है? चंदौली लोकसभा में बड़ी संख्या में ब्राह्मण है, वहां कैसे सपा जीत जाती है? कन्नौज में बड़ी संख्या में ब्राह्मण है, लेकिन कितनी बड़ी मार्जिन से अखिलेश यादव जीतते हैं। तो सर लखनऊ में देखिए, लखनऊ में भी राजनाथ सिंह की मार्जिन कितनी कम हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि, अगर मैं जाति पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ब्राह्मण जाति का विश्वास मुझे लगता है, जो एक होता था एक जमाने में, एक दौर आया था 2014 से और 2022 तक, मैं मानता हूँ 22 में, इससे तो मेरी बात से कई लोग सहमत नहीं होंगे कि 2014 से लेकर 2017, 2019, 2022 में थोड़ा ब्राह्मण वोट छटके थे, लेकिन फिर भी 100 में 80-85 ब्राह्मण वोट दिया करते थे। लेकिन इस चुनाव में तो बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने सपा को वोट दिया। आप हर सीट देख लीजिए और अपने उम्मीदवारों का, खासकर पूर्वांचल में देख लीजिए। पूर्वांचल में जिस मार्जिन से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता एमपी जीते हैं, राजीव राय 1.5 लाख से ज्यादा जीते हैं, अफजाल अंसारी जीते हैं, धर्मेंद्र यादव भी अच्छी खासी मार्जिन से जीते हैं। पाठक जी, आप मेरी बात समझे नहीं थोड़ा शायद, मैं उसको क्लैरिफाई हाँ। कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था, जो लोग ये नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण शिरोमणि हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता हैं, मैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। अगर आप ब्राह्मण वोटर्स की बात करें, तो जो आपने सब कुछ बता दिया है, उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ लीजिए। और हम तो फील्ड में चलते हैं, सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजीव राय जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 हफ्ते रहा हूँ, मैं बलिया में रहा हूँ और कन्नौज तो मेरे घर के नजदीक है। इन लोगों से 40 साल 50 साल के रिश्ते हैं। तो जो लोग ये पोस्चरिंग कर रहे हैं कि वो ब्राह्मणों के सबसे सर्वमान्य और सबसे मजबूत नेता हैं, तो मैं यही बताने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने स्टाफ को सुरक्षा नहीं दे पाए हैं। और जब उनके स्टाफ के साथ हुआ है तो उसको 18 घंटे में चिन्हित नहीं करा पाए, न्याय तो पता नहीं कब होगा। तो मैं जन जागरण के माध्यम से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी वोट को, किसी भी समाज को कोई दल बंधुआ ना समझ ले। आज के वक्त में जिस तरह से नई पीढ़ी में खास तौर से जो चेतना आ रही है, लोग सरकारों से बहुत अच्छी तरीके से, कड़े तरीके से उनका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के आधार पे चलते हैं। इसी का तो ये कारण है, नहीं तो ऐसी स्थिति क्यों होती? लेकिन जो रूढ़िवादी विचार के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी जाति पे गर्व है और आपको, हमको, सबको होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठ के जो गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वो नहीं रखते हैं। और इस हद तक जाते हैं कि अधिकारी स्वजातीय, कर्मचारी स्वजातीय, अपराधी स्वजातीय, खनन माफिया स्वजातीय। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल होगा पाठक जी? हमारे और आपके सामने है। मैं उस रूढ़िवादी, जातिवादी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। हम और आप तो समाजवादी हैं। जनमानस जो भी प्रकृति में है, वो सब पहले समाजवादी है। हाँ, अगर विकृति आ जाए, तो अलग-अलग भावनाओं से बदल सकता है। एक छोटा नौनिहाल बच्चा होता है, वो भी समाजवादी सोच का है। वो जानता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? क्या वो जानता है कि कौन कायस्थ है, कौन ब्राह्मण है? बच्चे के लिए सब इंसान बराबर हैं। वो फ़र्क अगर करता है, तो इतना करता है कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये इंसान है, ये हाथी है। समाजवाद की यही विचारधारा तो है ना, कि सब बराबर हो, सबका सम्मान हो, सबको समावेशी प्रकृति से देखें। मैं इस रूढ़िवादी, जातिवादी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जो लोग चिट्ठियाँ निकालते तो हैं, लेकिन वो किसके लिए निकालते हैं, ये समझना मुश्किल हो रहा है। मैं उस पे सवाल कर रहा हूँ। और जो भी मैंने कहा, वो बहुत सैटिरिकल और सार्कास्टिक मोड में कहा है
कि जो लोग जाति व्यवस्था को इस स्तर तक समाज में आज ले आए हैं राजनीति के बहाने, वो एक उप मुख्यमंत्री के कार्यालय के कर्मचारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो फिर उनका क्या करें जो गुजरात से आके बता के गए हैं रात के 12 बजे तक सोना चांदी पहन के सड़क पे घूमिए। कम से कम हजरतगंज में घूमने लायक तो वो महिलाएं रही नहीं, तो छोटे जिलों में कैसे घुमाइएगा? गाजीपुर में, बलिया में, झांसी में, हमीरपुर में, क्या आप हम कल्पना कर सकते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद कोई महिला सोने जवाहरात के साथ चल सकती है? ये कानून की स्थिति है। तो जो हम लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, तो कम से कम खुले मन से हमें स्वीकारना होगा, संवैधानिक पद पे बैठ के जातिवाद की राजनीति करेंगे, तो कहीं न कहीं जो जिलों में मनबढ़ हैं, उनको आप नहीं रोक पाएँगे। जो शासन प्रशासन में अधिकारी हैं, वो भी मनबढ़ हो जाएँगे। किसको रोकिएगा? 25 करोड़ का प्रदेश है। अगर एक एक मैं आपको बड़ा अच्छी बात कहता हूँ, फौज में एक बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। ऑफिसर जो नियम अपने आप पे लागू करेगा, जवानों से उन्हीं की अपेक्षा रख सकता है। तो जब लीड काइंडली लाइट हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका भी यही पर्याय है। और लीड बाय एग्जाम्पल जो लीडरशिप ट्रेड्स में बताते हैं, उसका भी यही पर्याय है। हर व्यक्ति नेतृत्व की परछाई मात्र होता है। जैसा नेतृत्व का सोच विचार होगा, उसके नेता और कार्यकर्ता उसी पे चलेंगे, शासन उसी पे चलेगा, प्रशासन उसी पे चलेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अपराध तंत्र भी नेतृत्व को देखता है। तो जब जहां स्वजातीय तंत्र होगा तो स्वजातीय मनपढ़ भी होंगे पाठक जी, और उसमें बाकी समाजों को भुगतना भी पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं चेतना के साथ चैतन्य होना पड़ेगा, और कहीं भी किसी भी दल के बंधुआ बन के रहने की जरूरत नहीं। हमको दलों की कार्यकलापों का मूल्यांकन करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना पड़ेगा कि आप क्रियाकलापों का मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन के बेस पे अगर वोट करेंगे तो आपको पढ़े लिखे नेता परिदृश्य में दिखाई देंगे, नेतृत्व में दिखाई देंगे, तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। वरना 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 10 साल से गाना बज रहा है, 11वें साल कोई नई फिगर आ जाएगी। जी सर वो चलिए उस इन्वेस्टमेंट में किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर यही है कि उप मुख्यमंत्री के स्टाफ को मारा गया, उनका सर फट गया, वो एडमिट हैं। देखते हैं एफआईआर कब सामने आती है, कब आरोपी गिरफ्तार होते हैं। कर्नल शरद सरन जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।